सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान जेल में बना था। हत्या के लिए बेहद खतरनाक हथियार देश के बाहर से मंगवाए गए थे और सबसे अहम बात यह कि सिद्धू को गोलियों से छलनी करने की कोशिश उनकी हत्या से ठीक 2 दिन पहले भी हुई थी। लेकिन उस वक्त तकदीर ने सिद्धू मूसेवाला का साथ दिया और हत्यारे उन्हें छू तक नहीं पाए। पुलिस की जांच में पता चला कि 27 मई को ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए जाल बिछाया गया था। पता चला है कि उस दिन भी शूटर सिद्धू के बेहद करीब थे। सिद्धू की गाड़ी उनके ठीक सामने चल रही थी। सिद्धू की जान के दुश्मन बने लोग जानते थे कि उस दिन मूसेवाला को कोर्ट पहुंचना था। उनका पीछा करने और उसी दिन सिद्धू को खत्म करने का प्लान भी बना लिया गया था। शहर के बीच से जाने की बजाय सिद्धू ने गाड़ी हाईवे पर उतार दी और उसी वक्त हथियारों का प्लान पटरी से उतर गया। सिद्धू अपनी उसी थार गाड़ी में सवार थे जिसमें 2 दिन बाद उन्होंने जिंदगी का आखिरी सफर किया था। लेकिन हाईवे पर उतरने के बाद सिद्धू की थार ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि शार्प शूटर उन्हें छू भी नहीं पाए। दावा यह है कि सिद्धू उस दिन इस बात से अनजान थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन हाईवे पर पहुंचते ही उनकी थार हवा से बातें करने लगी। उनके पीछे लगे शार्प शूटर इतनी दूर रह गए कि सिद्धू को मारना तो दूर, देख पाना भी मुश्किल हो गया। मतलब यह कि 27 मई को उनकी हत्या की प्लानिंग पूरी तरह फेल हो गई और सिद्धू मूसेवाला को यह पता भी नहीं चला कि कैसे उन्हें तकदीर ने उसी दिन एक जीवन दान दे दिया। लेकिन सिद्धू को मारने की ठान चुके लोगों ने अगले वार के लिए ज्यादा इंतजार नहीं किया। केवल 2 दिन बाद ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस को पता चला कि सिद्धू की हत्या में ग्रीन ढाबा नाम की जगह और मनप्रीत भाऊ नाम के शख्स बेहद अहम कड़ी थे। और मनप्रीत से जुड़ी जो जानकारी पुलिस को मिली वो चौंकाने वाली है। खबर है कि मनप्रीत ही वो शख्स है जो कनाडा और पंजाब के बीच की अहम कड़ी बना हुआ था। वो कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से सीधा संपर्क में था। दावा है कि मनप्रीत को जेल में बने सिद्धू की हत्या के प्लान की खबर दे दी गई थी। प्लान के मुताबिक मनप्रीत को भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। मनप्रीत ही वो शख्स था जिसे शूटरों को गाड़ी मुहैया करवानी थी। आरोप है कि जिस टोयोटा गाड़ी में शूटर सिद्धू का पीछा कर रहे थे वो उन्हें मनप्रीत ने ही मुहैया करवाई थी। गाड़ी देने के लिए जिस जगह को चुना गया वो जगह थी ग्रीन ढाबा, कोटकपुरा हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ऊपर से संकरा रास्ता और दूर दूर तक केवल सुनसान खेत। खबर है कि यही वो जगह थी जहां शार्प शूटरों से मनप्रीत की मुलाकात हुई। मनप्रीत ने उन्हें गाड़ी दी और मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। मनप्रीत से हुई पूछताछ में यह पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त मनप्रीत गाड़ी में ही मौजूद था। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सिद्धू पर AK-47 से पहली गोली मनप्रीत मन्नू ने ही चलाई थी। लेकिन AK-47 के अलावा भी कई खतरनाक हथियारों का इंतजाम किया गया था। हत्या की जांच में जुटी पुलिस के हाथ कुछ खतरनाक हथियार भी लगे, जिन्हें सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बैकअप प्लान बताया जा रहा है। मतलब ये कि अगर राइफल की गोलियां सिद्धू के शरीर तक नहीं पहुंचती तो उन पर ग्रेनेड भी फेंके जा सकते थे। ग्रेनेड भी ऐसे जो किसी भी बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेदने में कामयाब हो जाएं। पुलिस को बड़ी संख्या में 40 mm ग्रेनेड बरामद हुए हैं। ग्रेनेड लॉन्चर के अलावा ऐसी राइफल भी मिली जिनसे ग्रेनेड दागे जा सकते हैं। 40 mm ग्रेनेड जहां भी हिट करता है उसका किल जोन रेडियस कुछ 5 मीटर है, उसका कैजुअल्टी जोन रेडियस कुछ 15 मीटर है। 29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले तो वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय अपनी थार लेकर गए। इसीलिए हत्यारों की गोलियों से बचना उनके लिए मुश्किल हो गया। हालांकि अब सामने आई जानकारी ये बताती है कि हत्यारे बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए भी तैयार थे। ऐसे बम साथ में लेकर गए थे कि बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी भेदने में कामयाब हो जाएं। महाराष्ट्र से यह अहम खबर, जहां जारी सियासी महाभारत के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारी बंगले वर्षा को छोड़कर अपने घर मातोश्री चले गए। उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री और शिवसेना के बड़े नेता एकनाथ शिंदे के बागी तेवर से वहां की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। और इसी बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने सीएम आवास वर्षा को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद बड़े बड़े बैग में उनका और उनके परिवार का सामान बंगले से बाहर निकालकर बाहर खड़ी गाड़ियों में रख दिया गया। सामान रखे जाने के बाद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और परिवार के दूसरे लोग गाड़ियों में बैठकर मातोश्री के लिए रवाना हो गए। उद्धव ठाकरे इस वक्त रवाना हो चुके हैं और सड़क पर आपको देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक लंबा रेला जो है वो शिव सैनिकों का रास्ता जाम किए हुए। लेकिन वहाँ सरकारी बंगले वर्षा के बाहर सैकड़ों की संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता जुटे रहे। उद्धव को गाड़ी में बैठा देखकर उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जैसे जैसे उद्धव की गाड़ी आगे बढ़ी वैसे वैसे शिवसेना के कार्यकर्ताओं की भीड़ उनकी कार के आगे जुट गई। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले रास्ते को खाली कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे के समर्थक किसी भी हाल में उनकी कार का रास्ता छोड़कर हटने के लिए तैयार नहीं दिखे।
और काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस के जवानों ने किसी तरह उद्धव ठाकरे के काफिले का रास्ता खाली कराया, जिसके बाद उद्धव अपने परिवार के साथ अपने घर मातोश्री पहुंच गए। लेकिन वहां मातोश्री के बाहर का हाल भी कुछ वर्षा जैसा ही दिखाई दिया। वहां भी सैकड़ों की संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता मातोश्री के बाहर खड़े नजर आए। कई कार्यकर्ताओं के हाथों में शिवसेना का झंडा भी दिखाई दिया। जैसे ही उद्धव ठाकरे की कार मातोश्री के पास पहुंची, उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कई कार्यकर्ता तो उद्धव ठाकरे की कार के सामने आकर नारे लगाते दिखे। इसके बाद उद्धव ठाकरे अपनी गाड़ी से उतरे और पैदल ही अपने घर मातोश्री की तरफ जाते दिखे। इस दौरान उनके समर्थकों की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद उद्धव ठाकरे मातोश्री के गेट के अंदर चले गए, जबकि बाहर उनके बेटे आदित्य ठाकरे अपनी गाड़ी की छत से बाहर निकलकर वहां मौजूद शिवसेना के कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते दिखे। आदित्य ठाकरे ने वहां अपने समर्थकों के सामने जीत का निशान भी दिखाया, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। शिवसेना से बगावत के रास्ते पर गए एकनाथ अपने साथ 40 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं, जिसमें 34 विधायक शिवसेना के जबकि 7 विधायक निर्दलीय बताए गए। जबकि शिवसेना के कुछ और विधायकों के भी साथ आने का दावा एकनाथ शिंदे ने किया। हालांकि वो बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बार भी उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया। उधर उद्धव ने सीएम आवास छोड़ने से पहले अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी अपने साथ गए विधायकों के साथ बैठक की और ट्वीट करके उद्धव को जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2.5 साल की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी को ही फायदा मिला, जबकि शिवसैनिक पिसते रहे। इस सियासी उठापटक के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ खुद उद्धव से मिलने पहुंचे। उधर यूक्रेन के बाद रूस अपने एक दूसरे पड़ोसी से जंग का मोर्चा खोलता दिख रहा है। रूस का एक नया पड़ोसी उसका निशाना बन सकता है। रूस का ये पड़ोसी है एस्टोनिया। एस्टोनिया ने दावा किया कि रूस अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा और उसने अपना एक हेलीकॉप्टर एस्टोनिया की हवाई सीमा में घुसा दिया ताकि एस्टोनिया को धमकाया जा सके। एस्टोनिया ने दावा किया कि यह घटना 4 दिन पहले हुई, जब 18 जून की शाम को रूस का मी-8 बॉर्डर गार्ड हेलीकॉप्टर दक्षिण पूर्वी एस्टोनिया के कोइदुला इलाके में दाखिल हुआ और लगभग 2 मिनट तक बिना इजाजत धड़ल्ले से एस्टोनिया के आसमान में उड़ता रहा। एस्टोनिया का ये इलाका रूस के बॉर्डर के पास है और उससे रूस का स्कॉप शहर ज्यादा दूर नहीं है। रूस की घुसपैठ से एस्टोनिया ऐसा भड़का कि उसने रूस के राजदूत को तलब किया और बहुत ही सख्त लहजे में बयान जारी कर कहा कि एस्टोनिया इसे बेहद गंभीर घटना मानता है। रूस को अपने पड़ोसियों को धमकाना बंद कर देना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि यूक्रेन में छेड़ी उसकी जंग की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। एस्टोनिया ने दावा किया कि रूस के हेलीकॉप्टर ने उसे अपना फ्लाइट प्लान नहीं बताया था और उसका ट्रांसपॉन्डर तक बंद था, जिसकी वजह से एस्टोनिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूस के हेलीकॉप्टर से संपर्क तक नहीं कर पाया। ऐसे में अगर एस्टोनिया का दावा सही है तो इस साल ये दूसरी बार है जब रूस ने उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। लेकिन इसके साथ ही रूस के इस एक्शन की टाइमिंग भी बेहद अहम है, क्योंकि ये हुआ भी तब जब नेटो का एक बेहद अहम सम्मेलन होने को है, जिसके लिए स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नेटो के सभी 30 सदस्य देश 28 से 30 जून के बीच मिलने वाले हैं। समिट में सभी देश यूक्रेन जंग की वजह से बिगड़े हालात में अपनी सुरक्षा में बदलाव का प्लान पेश करेंगे। एस्टोनिया भी नेटो देश है, इसलिए वो भी नेटो समिट में शामिल होगा। लेकिन इससे पहले कि नेटो देश अपनी सुरक्षा की नई प्लानिंग करते, रूस ने एस्टोनिया के हवाई सीमा में अपना मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। और ये तो कुछ भी नहीं, रूस तो ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज तक कर रहा है जिसमें वो एस्टोनिया पर मिसाइल हमले की प्रैक्टिस करने में लगा है। मतलब अपने एक पड़ोसी यूक्रेन से तो रूस लगभग 4 महीने से लड़ ही रहा है, फिर उसने लिथुएनिया को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी और अब उसके एस्टोनिया की एयर स्पेस में हेलीकॉप्टर उड़ाने का दावा हो गया। रूस के दुश्मनों की लिस्ट लंबी ही होती जा रही है। इससे इतना तो साफ है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं रुकने वाले। लेकिन खास तौर पर एस्टोनिया पर पुतिन की नजर टेढ़ी इसलिए है क्योंकि एस्टोनिया अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नेटो देशों के उस धड़े में शामिल है जो यूक्रेन के युद्ध की वजह से पहले दिन से ही पुतिन पर ऐसा आग बबूला है कि हर कीमत पर यूक्रेन में रूस को हारते हुए देखना चाहता है। एस्टोनिया 1991 तक सोवियत संघ का ही हिस्सा था और पहले विश्व युद्ध तक तो एस्टोनिया रूस के साम्राज्य में आता था। इसी वजह से वहां की 13 लाख की जनसंख्या में करीब 1/4 आबादी रूसी मूल की है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। रूस और एस्टोनिया की तलखी की कहानी भी काफी गहरी है। इन दोनों देशों का रिश्ता इतना पुराना है कि उसका इतिहास पिछली सदी तक फैला हुआ है। लेकिन इतिहास की इस करीबी को धता बताकर एस्टोनिया ने 2004 में रूस के दुश्मन नेटो का दामन थाम लिया
और अमेरिका की टीम में शामिल हो गया। वहीं पुतिन का मकसद ही रूस को उसका खोया गौरव वापस दिलाना है। सोवियत संघ वाला रुतबा दुनिया में दोबारा पाना है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि पुतिन अपने उसी प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों को अपने पाले में लाने में लगे हैं, फिर चाहे उसके लिए उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े। भुवनेश्वर में बीजेपी नेताओं ने किया एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार का जोरदार स्वागत। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लाल और हरी रोशनी के बाद हुए तेज धमाके से सनसनी फैल गई। हालांकि धमाका किस चीज से हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। आज लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वोटों की गिनती 26 जून को होगी। यूपी की रामपुर और आजमगढ़ जबकि पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में रमजान कादिरव के नकली लड़ाके जंग लड़ रहे हैं। रूस के चेचनिया में अलगाववादी रमजान कादिरव का विरोध करते हैं। पश्चिमी मीडिया ने उन्हीं अलगाववादी नेताओं के बयान को आधार बनाया और अपनी रिपोर्ट में यह बात लिखी। रमजान कादिरव पुतिन के वफादार हैं और यूक्रेन में जंग शुरू होते ही उन्होंने अपनी खतरनाक फौज यूक्रेन भेज दी। यूक्रेन जंग का ये चौथा महीना है और इस दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन बीता जब रमजान कादिरव या फिर उनके चेचन स्पेशल फोर्स की बात न हुई हो, क्योंकि इस फोर्स में लड़ाके नहीं बल्कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए दुनिया भर में बदनाम है। इन लड़ाकों का एक ही मकसद होता है, दुश्मन का खात्मा, जिसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर पैंतरा आजमाते हैं। मतलब ये कि चेचन लड़ाकों के लिए युद्ध का कोई नियम नहीं होता। वो जंग में उतरते हैं तो सिर्फ जीतने के लिए। लेकिन इन्हीं चेचन लड़ाकों पर पश्चिमी मीडिया ने उंगली उठाई है। यूक्रेन की वेबसाइट यूरोमैदान प्रेस ने तो अपने आर्टिकल में ये तक लिख दिया कि वहां जंग लड़ने वाले कादिरव के चेचन लड़ाके नकली हैं, क्योंकि चेचनिया में रहने वाले असली चेचन यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ हैं और उन्हें रूस से अपना पुराना हिसाब चुकता करना है, क्योंकि पुतिन कादिरव के जरिए चेचनिया में मनमानी करते हैं। आर्टिकल में यह भी लिखा गया कि चेचनिया के लोग रूस से अलग होना चाहते हैं। लेकिन पुतिन के दोस्त और वफादार रमजान कादिरव ऐसा नहीं होने दे रहे। यूरोमैदान प्रेस ने चेचनिया में गृह युद्ध का हिस्सा रहे एक नेता का इंटरव्यू किया और उसी नेता ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए कादिरव ने जिन लोगों को भेजा है वो असली चेचन नहीं बल्कि चेचन के भेष में रूस के लोग। मतलब रमजान कादिरव के चेचन लड़ाकों से डरा सहमा यूक्रेन ये साबित करने में जुट गया है कि चेचन स्पेशल फोर्स सर से पैर तक झूठी है। चेचनिया के अलगाववादी कादिरव के लड़ाकों को टिकटॉक वॉरियर बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि रूस यूक्रेन में हुए नरसंहार का सारा ठीकरा चेचन लोगों पर फोड़ेगा और खुद बचकर निकल जाएगा, क्योंकि यूक्रेन में जो हो रहा है वो वॉर क्राइम है। रमजान कादिरव को पुतिन का कटप्पा भी कहा जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि कादिरव उनके लिए जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और चेचनिया के अलगाववादियों को यही बात खलती है। उन्हें न पुतिन पर यकीन है और न रमजान कादिरव पर। इन लोगों का कहना है कि कादिरव के करीब 2500 लोग यूक्रेन में लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन वो असली चेचन नहीं है बल्कि चेचन समुदाय का नकाब पहने रूस के नागरिक हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन में नरसंहार रूस के लोग नहीं बल्कि चेचन कर रहे हैं। यानी यूक्रेन और चेचनिया के अलगाववादी ये कह रहे हैं कि रूस चेचन समुदाय को बेवकूफ बना रहा है और अपना मतलब निकालने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। रूस के चेचनिया में अलगाववादी चाहते हैं कि रूस चेचनिया पर अपना अधिकार न जमाए और अपनी ये बात मनवाने के लिए उन्होंने 2 बार रूस से जंग भी लड़ी। चेचनिया रूस के दक्षिण में एक छोटी सी जगह है। क्षेत्रफल के हिसाब से चेचनिया भारत के मिजोरम राज्य से भी छोटा है। 1991 के बाद चेचनिया में 2 बार युद्ध छिड़ा। पहला 1994 में हुआ, जिसमें रूस की हार हुई और उसे अपनी सेना वहां से हटानी पड़ी। दूसरा संघर्ष हुआ 1999 में, जिसमें चेचन अलगाववादियों की हार हुई और रूस ने वहां फिर से कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसने अहमद कादिरव को चेचनिया का नेता घोषित किया। अहमद कादिरव पहले अलगाववादी थे, लेकिन बाद में वो रूस के साथ आ गए। लेकिन 2004 में अहमद कादिरव को उनके अपने दोस्तों ने ही मार दिया, जिसके बाद उनके बेटे रमजान कादिरव को चेचनिया की कमान सौंपी गई। यानी चेचनिया की सत्ता में पुतिन का करीबी बैठा था। कहते हैं कि कादिरव चेचनिया में वही करते हैं जो पुतिन चाहते हैं, जिसका चेचनिया को फायदा भी हुआ, क्योंकि चेचनिया के बजट का 80% रूस से आता है। लेकिन चेचनिया के अलगाववादी रमजान के खिलाफ हैं और चेचनिया को आजाद कराना चाहते हैं और इसी वजह से वो यूक्रेन के पक्ष में बयान दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने निकोलेव में रूसी सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी सेना मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाती दिखाई दी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में रूसी सेना का एक बड़ा सैन्य ठिकाना तबाह हो गया।
साथ ही रूसी सेना के कई जवानों के मारे जाने का भी दावा किया गया। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर निकोलेव के एक इलाके में खड़े दिखाई दिए और जैसे ही हमले का आदेश मिला, पहले एक लॉन्चर ने रूस के ठिकाने पर रॉकेट बरसा दिए। इसके कुछ ही मिनटों बाद ही बाकी के लॉन्चर भी रूस की सेना को निशाना बनाने लगे। ऐसा लगा मानो वहां रॉकेट दागने की कोई प्रतियोगिता चल रही हो। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से छोड़े गए रॉकेट जैसे ही निशाने से टकराते वहां धमाका होने लगता। देखते ही देखते रूसी सेना के ठिकानों पर धमाकों की झड़ी लग गई। वहां एक के बाद एक कई ब्लास्ट होते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में रूसी सेना का सैन्य ठिकाना पूरी तरह बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अग्निपथ योजना का विरोध कर उपद्रवियों से होगी 40 लाख की वसूली। यूपी के जौनपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में हुए सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपद्रवियों से 40 लाख की वसूली की जाएगी। पुलिस ने 46 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कानपुर हिंसा मामले में एसटीएफ ने जांच के दौरान पाया कि भीड़ जुटाने के लिए पैसे दिए गए। सूत्रों के मुताबिक हिंसा फैलाने वालों को 500 से 1000 रुपए तक दिए गए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में जमीन के बंटवारे को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूक्रेन जंग के बीच रूस का कलिनिनग्राद शहर अलग थलग पड़ने लगा। पश्चिमी मीडिया ने तो ये तक बोल दिया कि रूस के इस शहर को वही हाल होगा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ईस्ट बर्लिन का हुआ था। कलिनिनग्राद है तो रूस का शहर, लेकिन ये दुश्मन देशों से घिरा हुआ और इसी वजह से इसकी तुलना 1948 के ईस्ट बर्लिन से होने लगी। यानी कलिनिनग्राद में भी लोग उसी तरह परेशान हो सकते हैं जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 हिस्सों में बटे बर्लिन के पूर्वी हिस्से के लोग हुए थे, क्योंकि जर्मनी के अब के बर्लिन और तब के बर्लिन में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी 1948 में बर्लिन के पूर्वी हिस्से या यूं कहें कि ईस्ट बर्लिन पर तब के सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया था और वेस्ट बर्लिन पर अमेरिका, फ्रांस और यूके जैसे देशों का अधिकार था। 1961 में तो पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिससे रूस के या तब के सोवियत संघ के कब्जे वाला पूर्वी बर्लिन अलग थलग पड़ गया था और वहां भूखमरी के हालात पैदा हो गए थे, जिसके बाद वहां से पलायन होने लगा। आंकड़े तो ये तक कहते हैं कि गरीबी से परेशान ईस्ट बर्लिन का हर छठा आदमी वेस्ट बर्लिन चला गया था, क्योंकि पूर्वी हिस्से में कम्युनिस्ट सरकार की कमजोर नीतियों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था और सालों बाद ईस्ट बर्लिन की तुलना कलिनिनग्राद से हो रही है। और कहा जा रहा है कि यूक्रेन में रूस ने जो नीतियां अपनाई वो उस पर वैसे ही भारी पड़ेंगी जैसे ईस्ट बर्लिन में पड़ी थी और खमियाजा भुगतेंगे कलिनिनग्राद के लोग, क्योंकि कलिनिनग्राद 2 तरफ से लिथुआनिया और पोलैंड से घिरा है। यहाँ रेल से होने वाली सामान की सप्लाई भी लिथुआनिया के रास्ते होती है, लेकिन लिथुआनिया ने रूस से दुश्मनी मोल लेते हुए वो रास्ता बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वहां कई जरूरी चीजों की सप्लाई रुक गई है। हालांकि रूस इस मुद्दे पर लिथुआनिया को बख्शने के मूड में नहीं है। पश्चिमी मीडिया का एक धड़ा इसे रूस का प्रोपेगेंडा भी बोल रहा है और कह रहा है कि पुतिन कलिनिनग्राद पर लिथुआनिया के फैसले पर जानबूझकर शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वो नेटो को यूक्रेन जंग में घसीटने का बहाना ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया तो ये तक कह रहा है कि अपना मतलब निकालने के लिए वो कलिनिनग्राद को ईस्ट बर्लिन में बदल देंगे। रूस के विरोध में बोलने वाले पश्चिम के अखबार और वेबसाइट भले ही ये दावा कर रहे हों, लेकिन पुतिन के लिए कलिनिनग्राद की अहमियत किसी से नहीं छिपी। वो दुश्मनों से घिरे अपने इस शहर की जान पर खेलकर हिफाजत करते हैं। उन्होंने वहां अपना परमाणु सेंटर भी बनाया है। यानी कलिनिनग्राद वो जगह है जिससे यूरोप के देशों के पसीने छूटते हैं। लिथुआनिया को तो पुतिन फूंक मारकर तहस नहस कर सकते हैं और उसकी यूक्रेन जैसी दुर्दशा हो सकती है, क्योंकि बाल्टिक सागर के पास बसा कलिनिनग्राद रूस का कोई मामूली शहर नहीं है। वहां पुतिन ने ऐसे परमाणु बम रखे हैं जिनसे जर्मनी जैसे यूरोप के देश कांप उठेंगे, क्योंकि माना जाता है कि जर्मनी और यूरोप के कई देश कलिनिनग्राद में रखी इस्कंदर मिसाइल की रेंज में आते हैं। हाल ही में रूस ने वहां परमाणु हथियार चलाने की प्रैक्टिस करके यूरोप को सावधान भी किया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देश परेशान हैं और रूस के कलिनिनग्राद शहर को अपना टारगेट बना रहे हैं। यानी कलिनिनग्राद के नाम से बाल्टिक देश थर्रा रहे हैं, क्योंकि ये रूस का वो ठिकाना है जहां उसने दुश्मनों की बर्बादी का सामान रखा है। कहा जा रहा है कि पश्चिमी देश इसी बात से परेशान है और वो लिथुआनिया की आड़ में अपनी चाल चलकर रूस को परेशान कर रहे हैं। या यूं कहें कि कलिनिनग्राद के लिए रास्ते बंद करने का ऐलान भले ही लिथुआनिया ने किया, लेकिन इसके पीछे दिमाग यूरोपियन यूनियन का था,
जिसे रूस ने पकड़ लिया और लिथुआनिया को सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने लुहांस्क के सेवरोडोनेत्स्क में लड़ रहे अपने लड़ाकों का एक वीडियो जारी किया। कादिरोव ने चेचन लड़ाकों की तारीफ करते हुए दावा किया कि जल्द ही वो सेवरोडोनेत्स्क की जंग को जीत लेंगे, जो कि करीब 3 हफ्तों से चल रही है। लुहांस्क के इस बेहद अहम शहर में रूसी सेना और चेचन लड़ाके मिलकर ज़ेलेंस्की के सैनिकों को झुकाने में जुटे हैं। वहां आमने सामने की भीषण जंग जारी है। रूसी सैनिक और चेचन लड़ाके किसी भी तरह जल्द से जल्द सेवरोडोनेत्स्क पर पूरी तरह कब्जा जमाना चाहते हैं, ताकि पूरे लुहांस्क पर वो आसानी से कंट्रोल कर सकें। और इसके लिए पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाके अपनी पूरी ताकत से यूक्रेन के सैनिकों पर हमले बोल रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। उनकी तरफ से भी जोरदार पलटवार किया जा रहा है, जिसकी वजह से सेवरोडोनेत्स्क की जंग भी मारियोपोल की तरह लंबी खिंचती दिखाई दे रही है। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा जमाने में करीब 3 महीने का वक्त लग गया था। और रमजान कादिरोव नहीं चाहते कि सेवरोडोनेत्स्क की जंग भी मारियोपोल की तरह ही हो जाए। यही वजह है कि उन्होंने अपने खूंखार कमांडर मूसा अखमातोव को सेवरोडोनेत्स्क जीतने के लिए जंग में उतार दिया। कादिरोव ने दावा किया कि मूसा के युद्ध में उतरने के बाद उनके लड़ाकों का हौसला बढ़ गया। इसके बाद चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर और ज्यादा ताकत से हमले शुरू कर दिए। रमजान कादिरोव ने सेवरोडोनेत्स्क में लड़ रहे अपने लड़ाकों का एक और वीडियो जारी किया। वीडियो के जरिए कादिरोव ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने एक इलाके में यूक्रेन के सैनिकों की ऐसी घेराबंदी की है कि उनके बचकर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और यही नहीं, कादिरोव ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि अब उनके लड़ाकों के चक्रव्यूह में फंसे ज़ेलेंस्की के सैनिकों के पास हथियार डालने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि कादिरोव के मुताबिक अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर चेचन लड़ाके घिरे हुए यूक्रेन के सैनिकों में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कादिरोव ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। एक बड़े से पत्थर की आड़ लेकर कादिरोव के लड़ाकों ने कुछ ही मिनटों में सैकड़ों गोलियां सामने की तरफ बरसा दी। इस दौरान वहां गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाके गूंजते रहे। ज़ेलेंस्की के सैनिकों की तरफ से भी जोरदार गोलीबारी की जा रही थी। इसके बाद चेचन लड़ाकों का एक दल यूक्रेन के सैनिकों को जल्द घुटनों पर लाने की रणनीति बनाता भी दिखाई दिया, जो कि कादिरोव के दावे के मुताबिक एक इलाके में पूरी तरह से घेर लिए गए। कादिरोव ने वीडियो जारी करके ये दावा भी किया कि उनके लड़ाकों ने यूक्रेन के कई सैनिकों को ढेर भी कर दिया। सिर्फ सेवरोडोनेत्स्क में ही नहीं बल्कि लुहांस्क के दूसरे इलाकों में भी चेचन लड़ाके ज़ेलेंस्की की सेना पर घातक हमले बोल रहे हैं। और 2 दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने ऐसे ही एक हमले का वीडियो जारी किया था, जिसमें यूक्रेन के सैनिक लुहांस्क के एक इलाके में मकान में छिपने की कोशिश करते नजर आए थे। लेकिन वो इस बात से अनजान दिखाई दिए कि चेचन लड़ाके ड्रोन कैमरे से उनकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही यूक्रेन के वो सैनिक मकान के अंदर दाखिल हुए, चेचन लड़ाकों ने उस मकान को जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिया। इस हमले ने साबित कर दिया था कि कादिरोव ने पूर्वी यूक्रेन में अपनी जीत पक्की करने के लिए अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी है। इसके साथ ही अपने लड़ाकों के हमलों का वीडियो जारी कर कादिरोव उनका हौसला और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इसी तरह से बेरहम हमलों को अंजाम दे सकें। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की आज अहम बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे गुवाहाटी में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि बैठक में उद्धव ठाकरे के ऑफर और अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो महाराष्ट्र में जो सियासी संग्राम मचा हुआ है उसको लेकर ये बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे गुट की आज अहम बैठक होने वाली है। 10 बजे गुवाहाटी में विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे बैठक करने वाले हैं। बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में चाय के बाद अब चीनी का संकट भी खड़ा हो गया, जिसे देखते हुए वहां की सरकार लोगों को चीनी का इस्तेमाल कम करने की बेतुकी सलाह दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को कुछ भी नहीं सूझ रहा। वहां जरूरत की चीजें भी लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। हर दिन लोगों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ सरकार के एक मंत्री ने लोगों से चाय कम पीने की अपील की थी, क्योंकि चाय का इंपोर्ट करने के लिए सरकार को 6000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जरूरत थी।
जिसके लिए भी पाकिस्तान को दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ता। और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां के मंत्री ने लोगों से दिन भर में 2 कप चाय कम पीने की अपील कर दी थी, ताकि उसे चाय का आयात करने की जरूरत ही ना पड़े। जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने खुद अपनी ही सरकार को आड़े हाथ ले लिया था। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत ऐसी हो गई है कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही लाखों करोड़ों के कर्ज तले दबा हुआ है, जो उसने IMF और चीन समेत कई देशों से लिए थे। उन्हें चुकाने की बात तो दूर, पाकिस्तान फिर कई देशों के आगे हाथ फैलाने की तैयारी कर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने की कगार पर है, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों से सामान आयात नहीं कर सकता। यानी वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ऐसे में सरकार के मंत्री लोगों के हाथ पांव जोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, ताकि डिमांड कम कर वो बढ़ती महंगाई पर काबू पा सकें। इसी के तहत वहां के मंत्री कमर जमा कायरा ने लोगों से चीनी की खपत कम करने की अपील कर दी। 1 चम्मच चीनी की बजाय अगर आधा कर लें या 1/4 चम्मच कर लें। पाकिस्तान में चीनी का संकट नया नहीं है। पिछले साल के अंत में भी वहां इसकी समस्या खड़ी हो गई थी, और उस वक्त इमरान खान सरकार को मजबूर होकर चीनी का जितना भी स्टॉक था उसे बाजार में उतारने का फैसला लेना पड़ा था, ताकि चीनी के दाम सरकार के कंट्रोल में आ सकें। क्योंकि पिछले साल नवंबर-दिसंबर में पाकिस्तान के कई शहरों में 1 किलो चीनी के लिए लोगों को 160 से 170 पाकिस्तानी रुपए चुकाने पड़ रहे थे, और मौजूदा वक्त में भी वहां चीनी के दाम लगभग सभी शहरों में 100 पाकिस्तानी रुपए के पार ही हैं। यानी 1 किलो चीनी के लिए भी वहां के लोग तरस रहे हैं। पाकिस्तान भारत से भी भारी मात्रा में चीनी का आयात करता था, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद उस वक्त की इमरान खान सरकार ने भारत से चीनी के आयात पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी, जिसके बाद भारत ने चीनी का निर्यात रोककर उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो उस झटके से कभी उबर ही नहीं पाया। और बात सिर्फ चाय और चीनी की ही नहीं, बल्कि रोटी, बिजली और पेट्रोल डीजल के लिए भी पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। आलम यह है कि बिजली बचाने के लिए दुकानों को बंद करने का वक्त रात 8:30 बजे तक तय कर दिया गया है। और इसके साथ ही वहां की सरकार पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की कोशिश में भी जुटी है। इस मुद्दे पर रोजाना वहां के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जहां 210 पाकिस्तानी रुपए है, वहीं डीजल के दाम प्रति लीटर 204 पाकिस्तानी रुपए हैं। इसके अलावा केरोसिन का भाव भी 200 के पार है। मतलब कोई भी चीज पाकिस्तान में सस्ती नहीं है। यही वजह है कि वहां के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं, जबकि सरकार के मंत्री लोगों की आदत बदलने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीली तूफान की चपेट में आए कई लोग। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीली तूफान की चपेट में कई लोग आ गए। भारतीय सेना के जवानों ने भारी मशक्कत के बाद इन लोगों का रेस्क्यू किया। असम में बाढ़ का कहर जारी है। कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यूपी के हमीरपुर जिले में एक ऑटो और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए हर संभव मदद के निर्देश दिए। रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें डॉनबास इलाके में उसका एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तोर M2 दुश्मन के परखचे उड़ाता दिखा। पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके पर कब्जे के लिए पिछले कई दिन से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, और दोनों देशों की सेनाओं ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेलेंस्की की सेना को डॉनबास से खदेड़ने के लिए रूस ने अपने तमाम घातक और आधुनिक हथियार मैदान में उतार दिए। उन्हीं में एक है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तोर M2, जो हवा में उड़ रहे दुश्मन को सटीक निशाना साधकर ढेर करने की ताकत रखता है। जंग के मैदान में तैनात इस हथियार का रूस ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक इसकी मदद से टारगेट पर मिसाइल दागते नजर आए। रूस ने इस मिसाइल सिस्टम से किए गए हमले में यूक्रेन के जंगी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया। हमले से पहले इस मिसाइल सिस्टम को उस जगह पर ले जाया गया जहां से यूक्रेन के हवाई हमलों को नाकाम करना था। सही जगह पर पहुंचने के बाद इसमें लगे रडार ने हवा में मौजूद दुश्मन की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। और रूस ने दावा किया कि उसने डॉनबास के लोगों को यूक्रेन के हवाई हमलों से बचाने के लिए इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया, क्योंकि इस इलाके में जारी भीषण जंग की वजह से लोग दहशत में आकर अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हो गए हैं। और रूस का आरोप है कि कई मोर्चों पर मिल रही हार की वजह से जेलेंस्की की सेना बौखला गई है
और इसी बौखलाहट में उसने वहां के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसके सबूत के तौर पर कुछ दिन पहले रूस ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें यूक्रेन के सैनिकों की बमबारी की वजह से वहां की कई दुकानों में आग लगी दिखाई दी थी। दावा किया गया कि इस हमले में कई लोगों की मौत भी हुई थी। जिसके बाद रूस ने डॉनबास के लोगों की मदद के लिए वहां अपनी सेना का स्पेशल ऑपरेशन चलाने का दावा किया और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तोर M2 की तैनाती को इसी ऑपरेशन का हिस्सा बताया, जो करीब 12 किलोमीटर की दूरी से चंद सेकंड के अंदर किसी भी विमान, जंगी हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को मार गिराने की ताकत रखता है। इसके अलावा ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन के परखचे उड़ा सकता है। इसमें ताकतवर रेडार लगाया गया है जो हवा में मौजूद छोटी चीज को भी सही लोकेशन का पता लगा लेता है। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम जंग के मैदान में टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और किसी इलाके में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। विधायकों का विश्वास लेकर के सरकार बनाई, वो विश्वास तो तोड़ा कहीं ना कहीं जरूर मुख्यमंत्री जी ने, तभी तो उन्हीं के लोग उनसे अलग हो रहे हैं। दुसरा कोणी चालेल त्याला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां जारी सियासी संग्राम के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने सरकारी आवास वर्षा खाली कर दिया और वो अपने निजी आवास मातोश्री चले गए। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर चलता रहा। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए राज्य की जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना का अगर कोई भी विधायक उनसे कह दे तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। हालांकि देर रात उन्होंने मुख्यमंत्री आवास वर्षा छोड़ दिया और वो अपनी पत्नी और बेटों के साथ सामान लेकर मातोश्री चले गए। सरकारी आवास से निकलते वक्त उद्धव ठाकरे ने वहां मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर फूल भी बरसाए। उद्धव ठाकरे जब मातोश्री पहुंचे तो वहां पहले से ही सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। मातोश्री के बाहर भारी भीड़ के बीच उद्धव ठाकरे बाहर ही उतरे और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए पैदल चलकर अंदर दाखिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल रात की ये तस्वीर है जब वर्षा से निकलकर मातोश्री अपने निजी आवास पर पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे। तब भारी संख्या में उनके समर्थक वहां मौजूद थे और इस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। जब वो मातोश्री पहुंचे तो गाड़ी से बाहर निकले, पैदल चलकर ही अंदर तक दाखिल हुए और इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं से उनका अभिवादन स्वीकार करते भी नजर आए। तो महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जारी है। कल रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अचानक सरकारी सीएम आवास छोड़ने का फैसला लिया और अपने परिवार के साथ वो मातोश्री पहुंच गए। इस दौरान मातोश्री के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। उद्धव ठाकरे ने भी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। आदित्य ठाकरे ने भी समर्थकों का आभार जताया। 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, जो वर्षा से निकलकर मातोश्री जाने का जो रास्ता था उस दौरान उनके समर्थक लगातार वहां पर मौजूद थे। समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई थी और उद्धव ठाकरे साथ ही साथ आदित्य ठाकरे भी वहां बाहर निकले और उन्होंने अपने समर्थकों का, शिव सैनिकों का आभार जताया। तो कल देर रात ये तस्वीर सामने आई जब अपने सरकारी आवास को छोड़कर मातोश्री लौट गए सीएम उद्धव ठाकरे। लेकिन इससे पहले उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए जनता को संबोधित किया। साथ ही ये मैसेज भी दिया कि अगर कोई भी विधायक उनसे सामने से आकर ये कहता है कि इस्तीफा देना है तो वो इसके लिए तैयार भी है। लेकिन रात ये तस्वीर सामने आई जब वो सरकारी आवास से निकलकर अपने निजी आवास पहुंचते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। शिवसेना में विधायकों के बाद कई सांसद भी बीजेपी के संपर्क में है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसदों का भी एक गुट टूटने के कगार पर है। ठाणे लोकसभा सांसद राजन विचारे और कल्याण लोकसभा सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत
शिंदे इस समय एकनाथ शिंदे के समर्थन में है। वाशिम की सांसद भावना गवली और रामटेक के सांसद कृपाल तुमाने का समर्थन भी एकनाथ शिंदे को है। कई और सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आएंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पालघर के सांसद राजेंद्र गावित का भी समर्थन एकनाथ शिंदे को है। ये बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा है। कई सांसद शिंदे का समर्थन कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं बस से उतरते विधायकों की तस्वीर भी सामने आई है। इसके अलावा एयरपोर्ट असेंबली पॉइंट पर इकट्ठा हुए कई विधायक भी सामने आए। और इस बीच शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उद्धव ठाकरे विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है। पार्टी नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे बैठक करने वाले हैं। शिवसेना की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। सुबह 11:30 बजे मातोश्री में ये बैठक होने वाली है। तो महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच ये बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई है और इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। शिवसेना की अगली रणनीति क्या होने वाली है, इसी को लेकर मंथन किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे मातोश्री में ये बैठक होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे मातोश्री कल रात ही पहुंच गए थे। तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी और पार्टी के कई और नेताओं के उनके साथ चले जाने पर शिवसेना के नेता नीलम गोरे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो विधायक गए हैं उनके परिवार वाले काफी परेशान हैं। आगे की रणनीति में तो ऐसा है कि जिस तरीके से घटना होंगी उस तरीके से निर्णय करना ये उचित रहेगा। लेकिन आपको ये पता है कि हमारे जो पार्टी की प्रोसीजर रहती है, वो प्रोसीजर के मुताबिक भी मीटिंग्स हुई है, व्हिप निकाले हैं, उसका भी फॉलोअप चल रहा है। उसी के साथ साथ हर जगह पे लोगों को समझाना, खास करके जो विधायक चले गए वहाँ, शायद वो चैनल उनको देखने को मिल रहा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनके घर के लोग बहुत परेशान हैं। यही मैसेज हमको संभाजीनगर से आए, वहाँ के लोग बता रहे थे। हिंगोली में भी वही लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। नांदेड़ में तो उनके परिवार के लोग जो है वो रो रहे हैं। बहुत दर्द देने वाली बात है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी अपनी नजर बनाए हुए है। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर कल दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने भी फडणवीस से मुलाकात की और आपको बता दें कि बैठक के बाद राव साहेब दानवे ने शिवसेना में मचे घमासान को पार्टी का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि शिवसेना का कोई भी विधायक उनके संपर्क में नहीं है। अरे हमारे संपर्क में कोई विधायक नहीं है। ये जो चल रहा है ये अंदरूनी मामला है शिवसेना का, उससे भाजपा का क्या लेना देना है। हम क्यों संपर्क में रखेंगे। हम सरकार बनने का दावा विवाह अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वेट एंड वॉच, ये भूमिका हमारी है। ये लोकशाही का संकेत है। जब भी बहुमत नहीं होता है तो मुख्यमंत्री रिजाइन कर देता है। अब इनकी जिम्मेदारी है कि अगर बहुमत एक तो साबित करे, या तो अगर उनके पास संख्या नहीं तो रिजाइन कर दे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुनते। उद्धव ठाकरे जी ने मुझको लगता कि इसमें थोड़ा सा लेट कर दिया होगा। ये बहुत पहले अगर बात, जब वो उनसे नाराज विधायक अपनी बात कह रहे थे तब नहीं सुनी, और नहीं सुनी तभी तो विधायक उनसे अलग होने का काम किए, उनको नहीं मिल रहे हैं। और आज एक सार्वजनिक अपील उनको करना पड़ रही है। मैं समझ रहा हूँ उनकी बात सुने होते तो आज स्थिति ये नहीं आती। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी उसको जो मुख्यमंत्री का आवास है उससे अपने मातोश्री बंगले पर भी ले जाने को तैयार है।
अब ये तो उनकी एक अपील है, नाराज़ हैं तभी लोग तो नहीं मिल रहे हैं उनसे। आखिर ऐसा कौन सा कारण था जो उन्हीं के दल के विधायक उनसे नाराज़ हो गए और इस हद तक के नाराज़ हो गए कि उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना कि अगर कोई मुझसे नाराज़ है तो ये तो उनको अपने आप सोचना चाहिए, नाराज़ हैं तभी तो नहीं मिल रहे हैं। और नाराज़ तब हैं जब उनकी बात नहीं सुनी होगी, बात उनकी वो नहीं सुनी होगी जो जनता के हित की होगी। जिस सवाल को लेकर के शिवसेना ने और विधायकों का विश्वास लेकर के सरकार बनाई, वो विश्वास तो तोड़ा कहीं ना कहीं ज़रूर मुख्यमंत्री जी ने, तभी तो उन्हीं के लोग उनसे अलग हो रहे हैं।